आज के इस वीडियो में हम सीधे देखेंगे जो महत्वपूर्ण कथन जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी जैसे नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। 2-4 प्रश्न आपको भले ही इजी लगेंगे, लेकिन तो वह बार बार रिपीट होते हैं, तो इस वजह से इसमें शामिल करना पड़ा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है हमारे प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इन पदों को भी। यह जो विद्यापति के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का देखने को मिलता है? यह सभी लोग जानते हैं, यह जो प्रसिद्ध कथन है किस आलोचक का है? ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। शुक्ल जी का मानना था कि जो विद्यापति हैं वह भक्ति कवि नहीं थे, बल्कि क्या थे? सिंगारिक कवि थे। आगे देखते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह भी बार बार पूछा जाता है, जो कि छायावाद की यह सर्वमान्य परिभाषा किसने दी है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही क्या है? छायावाद है। यह किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा यह कहा गया, या फिर उनकी परिभाषा छायावाद के बारे में दिया है। इन्होंने जो रामविलास शर्मा के विरोध करते हुए कहा था कि छाया केवल स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, बल्कि क्या है? थोपी नैतिकता और रूढ़िवाद के प्रति भी क्या है? विद्रोह इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जैसा कि तीसरा प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य के एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के काव्य के संदर्भ में मूल्यांकन किसने किया है? तो जो बिहारी के काव्य के संदर्भ में यह मूल्यांकन किनके द्वारा किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। मुक्तक काव्य की विशेषता बताते हुए बिहारी सतसई की प्रशंसा में यह बात कही है कि क्या कहे हैं कि मुक्तक में एक ऐसी छींटें पड़नी चाहिए जिसे हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए क्या हो? हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए क्या हो? खिल उठे। यह किनका मानना था? ये रामचंद्र शुक्ल का मानना था। अब बताइए कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और यह रहा हमारा चौथा प्रश्न, भाषा और संवेदना के बीच एक अटूट संबंध होता है। साहित्य का इतिहास वस्तु संवेदना का ही इतिहास है। यह दृष्टिकोण किस इतिहासकार का है? अब बताइए कि यह प्रश्न आपको कैसे लगे। तो यह बताइए कि यह किस साहित्यकार का कथन हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ भाषा और संवेदना, तो सभी लोग जान गए होंगे कि जो भाषा और संवेदना है तो किनकी बात चल रही होगी? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो कि कौन सी है? हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था, में साहित्य को भाषा और संवेदना के अंतर संबंधों के माध्यम से इसे परखा है। अब बात कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। भक्तिकाल को इस्लामिक आक्रमण की प्रक्रिया न मानकर उसे भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना, और बाद में किसने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इसका प्रबल समर्थन भी किया है? तो अगर यहाँ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात चल रही है तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह। अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह, इसका तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा आगे व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को इस्लामिक पराजय की निराशा का परिणाम तो माना था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका क्या कह दिया? खंडन करते हुए कहा कि यह जो विकास हुआ है क्या है? स्वाभाविक था। लेकिन जब डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में द्विवेदी जी के मत का प्रबल समर्थन करते हुए शुक्ल जी के मत को क्या किया? एकांगिक बताया, यानी कि उन्हीं का सिर्फ अकेला बताया गया। इन दोनों का समर्थन किसके द्वारा कहा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। जो कामायनी है आधुनिक हिंदी का
सर्वोत्तम महाकाव्य जो मानव चेतना के विकास का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत करता है। लेकिन कमानी यहाँ पे के विषय में मानव चेतना का महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? जो कमानी है उसके विषय में जो मानव चेतना का विकास यानी कि महाकाव्य है उसकी संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है कि मानव चेतना का विकास महाकाव्य किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया। और यहीं पे अगर हम बात कर लें कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का क्या कहना है? इनका कहना है कि यह मानवता का रसात्मक इतिहास है। यह क्या हो जाएगा? मानवता का रसात्मक इतिहास। और यहीं मुक्तिबोध ने क्या कहा है? इसी को कहा है फैंटेसी कहा है। क्या कहा है? फैंटेसी कहा गया है। सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ सातवां हो जाएगा कि कबीर का सौंदर्यबोध और अपारंपरिक और यथार्थवादी है। कबीर के साहित्य का यह मूल्यांकन किसने किया था? किसने किया है? तो कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा किया गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कबीर का मूल्यांकन करते हुए इन्हें हिंदी का किसने? बच्चन सिंह ने कबीर दास को हिंदी का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता भी कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा 8वां है कि और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। सूरदास के संबंध में यह कथन किसका है? सूरदास जी के संबंध में यह जो कथन है वह किनके द्वारा कहा गया है? इनका भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। शुक्ल जी ने सूरदास के जो वात्सल और श्रृंगार वर्णन को विश्व साहित्य में अद्वितीय मानते हुए भ्रमर गीत सार की किसकी? भ्रमर गीत जो सार है, भ्रमर गीत सार की भूमिका और अपने इतिहास ग्रंथ में एक ऐतिहासिक टिप्पणी के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां, मुक्तिबोध की कविताएं एक लंबी जिरा है। यह किस कथन यह जो कथन है किस आलोचक का है? तो किनका हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। क्या हो जाएगा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। जो मुक्तिबोध की जो लंबी कविताएं हैं, विशेषकर जो अंधेरे में, कौन सी कविता है जो अंधेरे में है, वह एक जटिल बुनावट और भाषा के अंतर्द्वंद को देखते हुए इन्हें लंबी जिरा यानी कि लंबी जिरा की संज्ञा दी है। किनके द्वारा दिया गया है? तो राम चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध की जो अंधेरे में, कौन सा हो जाएगा? अंधेरे में जो कविता है उसको कहा है। अगला प्रश्न हमारा, रीतिकाल का कवि अपने को दरबारी संस्कृति से मुक्त कर पाया तथा रीतिकाल के कवियों का प्रेम गुंडेपन की हरकत नहीं है। यह रीतिकाल का यह बेबाक टिप्पणी किसकी है? जो बेबाक टिप्पणी है यह किनके द्वारा दिया गया है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ऐसा कहा गया है। इन्होंने रीतिकाल के जो श्रृंगारिक वर्णन और विश्लेषण करते हुए किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा विश्लेषण करते हुए आलोचकों द्वारा उसे पूर्णतः अश्लील और छिछोरेपन माने जाने का विरोध किया, लेकिन यह भी स्वीकारा कि वे दरबारी बंधनों से मुक्त नहीं थे। वह भी स्वीकारा कि वे दरबारी बंधनों से मुक्त नहीं थे। यह किनके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया क्योंकि उनमें सहृदयता का अभाव था। वे कभी हृदय नहीं बल्कि चमत्कारवादी आचार्य थे। यह कटाक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह जो कटाक्ष है यह किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं के द्वारा कहा गया है कि जो केशवदास की रामचंद्रिका है, क्या है? केशवदास की जो हो जाएगी रामचंद्रिका। इसमें चंद्रिका में जो क्लिष्टता और अलंकार प्रदर्शन की अधिकता को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा और साथ साथ हृदयहीन कवि भी इसने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे 12वां प्रश्न हमारा रहा, जागृत सुधार काल द्विवेदी युग जो कि इसका समय है 1916 लेके 1918 को
इस नाम से किसने अभिहित किया है? अभिहित किया है यानी कि कहा, बुलाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने अपने संपादित जो ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भारतेंदु को पुनर्जागरण काल कहा, भारतेंदु को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को क्या कहा, जागरण सुधार काल के नाम से बताया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा 13वां प्रश्न है, इनका यानी कि जो रीतिकाल के कवियों का प्रेम अंधा नहीं था, वह आंखें खोलकर चलता था। प्रेम अंधा नहीं था, वह आंखें खोलकर चलता था। यह जो प्रसिद्ध कथन है किसका है? जो प्रसिद्ध कथन है वह किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह का। किनका हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह का। यहाँ 14वां प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति क्या है? धर्म का रसात्मक रूप है। यह सैद्धांतिक पंक्ति किस निबंधकार यानी आलोचक की है? तो किनकी हो जाएगी? ऑप्शन ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला। किनका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति जो कि चिंतामणि भाग 1 में है, श्रद्धा और भक्ति किसमें है? चिंतामणि भाग 1 में है। अब आपका काम यह है कि जो चिंतामणि भाग 1 है कब प्रकाशित हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसमें इन्होंने सर्वमान्य परिभाषा दी कि जब श्रद्धेय के प्रति प्रेम जुड़ता है तो वह भक्ति बन जाता है। जब श्रद्धा के प्रति प्रेम जुड़ता है तो वह क्या बन जाता है? भक्ति बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा 15वां, छायावाद। कौन सा हो जाएगा? 15वां प्रश्न, छायावाद को स्वच्छंदतावाद की विशिष्ट धारा के रूप में किसने विश्लेषित किया और आधुनिक काल को नवजागरण, स्वच्छंदतावाद आदि खंडों में बांटा? तो यह बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह। किनका हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि 16वां प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि और साक्षात रसमूर्ति घनानंद को इन उपाधियों से किसने सुशोभित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए कि किसके द्वारा यह सुशोभित किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि जो घनानंद के काव्य हैं, काव्य में विरह की तीव्रता और अनुभूति की सच्चाई को देखते हुए उन्हें क्या कहा है? उन्हें साक्षात रसमूर्ति और प्रेम का पीर भी कवि कहा है। किनके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 17वां प्रश्न यह हो जाएगा कि साधारीकरण कवि की अनुभूति का होता है। जो साधारीकरण है कवि की अनुभूति का होता है। साधारीकरण के संदर्भ में यह नवीन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? यह जो नवीन सिद्धांत है ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। जो सबसे पहले की अगर बात कर लें साधारीकरण के बारे में, जो शास्त्रीय विवेचन में भट्ट नायक थे। कौन थे? भट्ट नायक और अभिनय गुप्त के बाद कौन आए? आधुनिक ही हिंदी आलोचना में डॉक्टर नागेंद्र आए। कौन आए? डॉक्टर नागेंद्र ने यह सिद्ध किया कि वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का ही साधारीकरण होता है। जो कवि हैं उनकी अपनी अनुभूति का ही साधारीकरण होता है। किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर नागेंद्र ने। अब बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की ओर। निराला की राम की शक्ति पूजा में जो महाकाव्यात्मकता और संघर्ष है वह आधुनिक मनुष्य का अपने भीतर और बाहर का संघर्ष है। इसके भाषा शिल्प की प्रशंसा किसने की है? यह जो इनकी भाषा शिल्प है क्या किनके द्वारा प्रशंसा की गई है? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी। किनके द्वारा किया गया है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका जो इतिहास यानी ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में निराला की जो भाषा शक्ति का विश्लेषण करते हुए जो राम की शक्ति को आधुनिक संवेदना का सर्वोत्तम काव्य माना है। किनके द्वारा माना गया है? ये हो जाएंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। 19वां प्रश्न है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। हालांकि यह कथन सुदामा पांडे धूमिल का है। किनका है? कथन सुदामा पांडे धूमिल का है, परंतु कविता और भाषा के इस द्वंद्वात्मक रिश्ते पर सर्वाधिक सैद्धांतिक कार्य यानी कि जो आलोचना में किस आलोचक ने किया है? जो इस पर सैद्धांतिक कार्य है वह किस आलोचक के द्वारा किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो अपनी पूरी आलोचना पद्धति है वह भाषा और संवेदना के इर्द गिर्द ही बुना है। वे मानते थे कि रचनाकार का भाषा के साथ संघर्ष ही उसकी क्या है, संवेदना ही प्रामाणिकता है। जो रचनाकार का भाषा है उसके साथ संघर्ष ही उसकी संवेदना की क्या है, प्रामाणिकता को दिखाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कबीर, क्या हो जाएगा हमारा 20वां प्रश्न। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यह कथन किसका है? वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यह कथन किसका है? यह जो कथन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। किनका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का मानना था कि जो कबीर हैं, कबीर विशुद्ध साहित्यिक कवि नहीं हैं। शुक्ल जी का मानना था जो कबीर हैं वह विशुद्ध साहित्यिक कवि नहीं, बल्कि वह दार्शनिक रहस्यवाद वेदांत से और भावात्मक रहस्यवाद सूफियों से प्रभावित थे। किनसे प्रभावित थे? वह रहस्यवाद, दार्शनिक रहस्यवाद वेदांत और जो भावात्मक रहस्यवाद सूफियाँ हैं इसके द्वारा प्रभावित थे। कौन थे? कबीरदास। आगे बढ़ लेते हैं 21वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं बल्कि वह साधन है। यह कथन आगे का है, परंतु प्रयोगवादी कविता की भाषा का सर्वाधिक सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसे मौन किस व्यंजना किस आलोचक ने कहा है? मौन की व्यंजना किस आलोचक ने कहा? तो किसने कहा है? ऑप्शन बी यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। इन्होंने आगे के जो काव्य हैं, कौन सा हो जाएगा? असाध्य वीणा। कौन सा हो जाएगा? जो असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा का विश्लेषण करते हुए शब्द और मौन के बीच के रिश्ते को आधुनिक काव्य की बड़ी उपलब्धि माना है। जो इसके शब्द और मौन के बीच रिश्ते हैं उसकी आधुनिक काव्य भाषा की बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। किसके द्वारा माना गया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं 22वें प्रश्न की ओर। पद्मावत हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। यह मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का यह सर्वोच्च स्थान किसने दिया है? यह जो सर्वोच्च स्थान है यह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका, कौन सी? जायसी ग्रंथावली की जो भूमिका है में पद्मावत के नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बताया। जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बताया और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य भी माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। लोकमंगल, क्या हो जाएगा? लोकमंगल की साधना अवस्था का कवि है। जो लोकमंगल है वह साधना अवस्था का कवि तुलसीदास को यह उपाधि किसने दी है? लोकमंगल की जो उपाधि है यह किसके द्वारा दिया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। यहाँ शुक्ल जी ने काव्य को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो आनंद की सिद्धा अवस्था, कौन सा हो जाएगा? एक तो आनंद की सिद्धा अवस्था और दूसरा हो जाएगा लोकमंगल की साधना अवस्था। इसमें तुलसीदास को उन्होंने संघर्ष का कवि मानते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि भी घोषित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक प्रश्न। अब बात कर लेते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न हमारा यह है कि 24वां प्रश्न हमारा हो जाएगा आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, परंतु उसे स्वच्छंदतावाद का युग कहकर आधुनिक गद्य साहित्य को एक नया वैचारिक आधार किसके द्वारा दिया गया? अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे इसका कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ऐसा कहा गया। इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल न कहकर बल्कि क्या कहा? स्वच्छंदतावाद के दृष्टिकोण से देखा और हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में इसे इसी रूप में भी वर्गीकृत किया है।
जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसी के रूप में उसे क्या है, वर्गीकृत किया है। अब बात कर लेते हैं 25वें प्रश्न की ओर। रीतिकाल का पतन उसके अतिशय श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन के कारण हुआ। जो अतिशय श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन के कारण हुआ, यह सिद्धांत मूल्यांकन किस आलोचक का है? जो यह सिद्धांत है, इसका मूल्यांकन किस आलोचक का है? तो यह बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। इन्होंने, नागेंद्र जी ने, जो रीतिकाल की भूमिका है, कौन सी रीतिकाल की भूमिका है? जो रीति काव्य, क्या हो जाएगा, जो रीति काव्य की भूमिका में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में रीतिकाल की विशेषताओं और उसकी जो सीमाओं, जैसे कि विशेषकर दरबारी पतनशीलता यानी जो दिखाया गया है, का विस्तृत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसमें किया है। इनके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। अब बात कर लेते हैं 26वें प्रश्न की ओर। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। जो तुलसी का काव्य है, वह समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये तो बता दिया गया किसका कथन है, लेकिन तुलसी की भाषा में सामंजस्य है, वही उनके विचारों में भी है। यह भाषाई विश्लेषण किसने किया है? भाषा के बारे में विश्लेषण है, यह किसके द्वारा किया गया है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी। किनके द्वारा किया गया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। छायावाद को मधुचर्या और चित्र भाषा शैली किसने कहा है? जो छायावाद है, उसको मधुचर्या और चित्र भाषा शैली किसके द्वारा कहा गया है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। शुक्ल जी ने छाया के अत्यधिक लक्षणिक और जो अमूर्त प्रयोगों में बहुत सहमत नहीं थे, वह बहुत उससे सहमत नहीं थे। उन्होंने जो इसके शिल्प को चित्र भाषा शैली, कैसी चित्र भाषा शैली, और इसके भाव पक्ष को मधुरचर्या कहा है, मधुचर्या कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगला प्रश्न हमारा रहा, नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के सिद्ध जिनकी परंपरा में कवि आदि निर्गुण संत हुए, वे वास्तव में बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा से ही निकले थे। वो वास्तव में कहाँ से निकले थे? जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है, उससे निकले थे। यह ऐतिहासिक स्थापना किसकी है? जो ऐतिहासिक स्थापना है, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आदि। यहाँ शुक्ल जी ने जो आदिकाल को किस नाम से बताया? वीर गाथा काल कहा। के प्रकरण में नाथों और सिद्धों की परंपरा का विश्लेषण करते हुए यह बात बताई कि ये वास्तव में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकले हैं। कौन निकले हैं? जो कबीर आदि निर्गुण संत हुए, वे कहाँ से निकले हैं? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकले हैं। अब बात कर लेते हैं 29वें प्रश्न की ओर। देव और बिहारी के विवाद में देव बड़े की बिहारी, किस आलोचक ने देव को अधिक भावुक और नाद सौंदर्य का धनी बताते हुए उनका पक्ष लिया? तो देव को किसने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कवि कहा है? तो किनके द्वारा कहा गया है? यह जो कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ने इनका पक्ष लिया। डॉक्टर नागेंद्र ने इनका पक्ष लिया। इन्होंने जो हिंदी नवरत्न किनका था? हिंदी नवरत्न किनका था? यह जो हिंदी नवरत्न था, यह मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित था। किनके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित था। इसमें देव को बड़ा माना गया है, लेकिन जो आधुनिक काल में डॉक्टर नागेंद्र ने जो कविवार देव नामक अपने शोध प्रबंध में देव के रस विवेचन और ध्वनि सौंदर्य का गंभीर और शास्त्रीय मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया है। अब बात कर लेते हैं, यह रहा हमारा आखिरी प्रश्न। साहित्य का इतिहास लेखन वास्तव में कवि के कार्यों को युग चेतना और ऐतिहासिक संदर्भों में रखकर देखने की जो आलोचनात्मक प्रक्रिया है, वह इतिहास और आलोचना के इस अंतर संबंध पर किसने सर्वाधिक बल दिया? इस अंतर संबंध पर किसने सर्वाधिक बल दिया? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना था कि जो आलोचना और इतिहास लेखन में दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो आलोचना है और इतिहास दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक सच्चा इतिहासकार
एक बेहतरीन आलोचक भी होता है और इसी आधार पर इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे प्रामाणिक साहित्य इतिहास यानी कि संवेदना का विकास लिखा है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और यह रहे हमारे कुल 30 प्रश्न। कितने हम लोग देखे हैं? 30 प्रश्न देखे हैं। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से आपको बताएं कि कौन सी टॉपिक पे चाहिए, और डॉक्टर नागेंद्र का जो सीरीज स्टार्ट किया गया है उस पर क्या विचार है, आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी, और इसमें से ऐसे कौन सा कथन और कौन सा विचार है जो आप लोगों को सबसे अधिक अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।